Hi dear students, I am Dr. B.K. Verma from CS Public School, नंदनगर गम्हरिया, मधेपुरा। आज हम लोग फिजिक्स की क्लास में फिर उपस्थित हैं और चैप्टर आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन ही है। आज का टॉपिक है पोजीशन ऑफ इमेज फॉर कॉन्वेक्स मिरर। पिछले क्लास में आप लोग पोजीशन ऑफ इमेज फॉर कॉनकेव मिरर के बारे में जानकारी लिया था। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लिए थे। आज हम लोग उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति के बारे में जानकारी लेंगे। तो ये आपका जो है उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति, वस्तु की स्थिति, ये सभी चीज के लिए यहाँ 3 कंडीशन दिया गया है। उत्तल दर्पण में 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन आप लोग देखेंगे और याद भी कर लेंगे और कॉपी पर लिखेंगे भी, क्योंकि इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस टॉपिक से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता ही है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं, वस्तु जब ध्रुव पर रखी जाती है, तो वस्तु जब ध्रुव पर रखती है तो फिर इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो वस्तु जब ध्रुव पर रहती है तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी, सीधा और बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु के बराबर में प्रतिबिंब बनता है। तो इस कंडीशन को, फर्स्ट कंडीशन को आप लोग याद रखेंगे। सेकेंड कंडीशन है, जब वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने ध्रुव तथा अनंत के बीच में रखा जाता है। तो उत्तल दर्पण के सामने ध्रुव तथा अनंत के बीच में आप रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनता है और ये ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इस कंडीशन को आप लोग याद रखेंगे। सेकेंड नंबर, थर्ड कंडीशन पर हम लोग चलते हैं। थर्ड कंडीशन है, जब वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर जब कोई वस्तु को रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। और इसका प्रकृति कैसा होगा प्रतिबिंब का, तो इस प्रतिबिंब का प्रकृति है आभासी, सीधा और वस्तु से बहुत छोटा होता है। तो ये 3 कंडीशन आप लोग जो है याद रखेंगे और इसका फिगर आपके बुक में भी दिया गया है। आप लोग अपने बुक से इस फिगर को मिला लेंगे, फिगर को देख लेंगे। फिगर भी 2 नंबर में आप लोगों को पूछेंगे, 2 नंबर में आता है फिगर बनाने के लिए। तो आप लोग इसको फिगर देख लेंगे। हम लोग मेन टॉपिक पर चलते हैं। मेन टॉपिक आगे चलिए, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग क्या है, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर में किया जाता है। आप देखे होंगे जितना भी वाहन है, भले ही वह 2 चक्के का हो या 4 चक्के का हो या 10 चक्के का हो, सभी वाहन के ड्राइवर के बगल में साइड मिरर एक लगा हुआ है। तो वह साइड मिरर जो होते हैं उत्तल दर्पण का होता है। तो आप लोग को 2 नंबर या 3 नंबर में आपका क्वेश्चन भी पूछता है कि वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों होता है। तो वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो है गाड़ी को साइड करने में या किसी गाड़ी पीछे से आ रही है उसको साइड देने में ये मदद करता है ड्राइवर को।
यानी दूर से जब गाड़ी पीछे से आता है तो उसका सीधा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब और पूरा प्रतिबिंब जो है उसको ड्राइवर को बगल में दिखाई पड़ता है। वह जो है आभासी प्रतिबिंब जो है रहता है, सीधा प्रतिबिंब रहता है और वस्तु से छोटा रहता है, इसलिए वह पूरा क्लियर प्रतिबिंब दिखाई पड़ती है, जिससे ड्राइवर जो है दूसरे गाड़ी को साइड देने में मदद करता है या साइड आसानी से दे देता है। तो ये वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, तो इसका भी आपके पास आंसर आ गया कि वाहन, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है वाहन के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो याद रखेंगे उत्तल दर्पण का। क्यों होता है 3 नंबर में पूछता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में इसलिए करते हैं क्योंकि ड्राइवर पीछे से कोई गाड़ी आता है उसको आसानी से देख लेता है और उस गाड़ी को साइड जो है आसानी से देता है, तो इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड में करते हैं। आभासी प्रतिबिंब बनता है, इससे वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका ज्यादा यूज होते हैं। तो चलिए ये आप लोग समझ गए होंगे यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है साइन ऑफ कन्वेंशन ऑफ मिरर। साइन ऑफ कन्वेंशन ऑफ मिरर, इसका मतलब हुआ दर्पण के चिन्ह परिपाटी का नियम। तो अब हम लोग यहाँ पर दर्पण के चिन्ह परिपाटी के नियम के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं दर्पण के चिन्ह परिपाटी के नियम। दर्पण के चिन्ह परिपाटी का नियम देखिए, पहला नियम क्या है। तो दर्पण के चिन्ह परिपाटी के नियम के लिए पहले तो आपको एक फिगर छोटा सा ड्रॉ करना होगा। एक क्वाड्रेंट आप लोग पढ़े होंगे, चतुर्थांश जिसको क्वाड्रेंट कहा जाता है, एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये आप जानते हैं। उसी प्रकार बीच में ये मिरर आप जो है इस प्रकार रख सकते हो। ये मिरर आपको दे दिया गया और ये मिरर में यहाँ पर मुख्य अक्ष O है जो कि पोल का काम करता है। यहाँ पर इससे ऊपर जब जाएंगे तो ये दूरी प्लस में आता है और मुख्य अक्ष से नीचे जब जाएंगे तो ये दूरी माइनस में आती है और मुख्य अक्ष से ये दाईं तरफ जब जाएंगे तो ये आपका प्लस में आएगा और जब ये आगे की ओर जब जाएंगे तो ये माइनस में आएगा। तो ये साइन आप लोग याद रखेंगे। दर्पण के चिन्ह परिपाटी के नियम में ये बहुत जरूरी होता है। चिन्ह का प्रयोग हम लोग दर्पण के ढेर सारे सूत्र जो होते हैं तो दर्पण सूत्र में करते हैं, न्यूमेरिकल्स बनाने में करते हैं। तो ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। दर्पण का P ये पोल है, पोल से ऊपर की ओर जब आप कोई दूरी को मेजरमेंट करेंगे तो वह पॉजिटिव में इंडिकेट करेगा, नीचे की ओर जब मेजरमेंट करेंगे तो नेगेटिव की ओर इंडिकेट करेगा और जब इसको आप जो है मेजरमेंट दर्पण के सामने आगे की ओर बाईं तरफ करेंगे तो ये नेगेटिव होगा, जब इसको दाईं तरफ मेजरमेंट करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा। ये आप लोग साइन के बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन नियम इसमें कुछ और है। देखिए दर्पण के चिन्ह परिपाटी का नियम, पहला नियम होता है वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखा जाता है। दर्पण के चिन्ह परिपाटी का नियम
दर्पण हो, दोनों केस में वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं तरफ एडजस्ट किया जाता है। दूसरी पॉइंट है दर्पण के मुख्य अक्ष से बाईं तरफ तथा नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। तो ये सेकेंड पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। दर्पण के मुख्य अक्ष जो पोल है, ध्रुव है, वहां से जो भी दूरी है बाईं तरफ या नीचे की तरफ जो दूरी मापते हैं, ये आपका दूरी क्या होगा? तो ये दूरी है नेगेटिव, ऋणात्मक। अब तीसरा नियम याद रखेंगे, दर्पण के मुख्य अक्ष से दाईं तरफ तथा ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होता है। तो ये नियम याद रखेंगे, दर्पण के चिन्ह पाटी का नियम। अब एक बार चौथा नियम को देखेंगे। तो ये आप लोग फिगर के द्वारा समझ गए, देख लिए। दर्पण के मुख्य अक्ष, जिसको प्रधान अक्ष मतलब मुख्य अक्ष या ध्रुव कहा जाता है, यहां से जब आप दूरी मापेंगे तो दूरी जो है सो आपको ये दाईं तरफ प्लस में होगा, और या तो ऊपर की ओर ले जाएंगे दूरी मापेंगे तो ये प्लस में होगा। ये दो दूरी याद रखेंगे। चौथा नंबर, अब आपको चिन्ह पाटी के नियम में अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए तीन दूरी को ध्यान में रखना है। तीन दूरी को ध्यान में क्या रखना है? तो वस्तु दूरी को u से डिनोट करते हैं, और वस्तु दूरी जो u होता है ये नेगेटिव होता है। प्रतिबिंब दूरी भी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी जो होता है ये नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव कब होगा? तो जब रियल इमेज बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब जब बनता है, रियल इमेज जब बनेगा तो प्रतिबिंब दूरी भी नेगेटिव होगा। भी का मान पॉजिटिव भी होता है अवतल दर्पण में। तो ये होगा वर्चुअल इमेज जब बनता है वर्चुअल इमेज काल्पनिक प्रतिबिंब जब बनता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब में भी का मान पॉजिटिव लेना पड़ेगा। फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होता है। ये आप लोग अवतल दर्पण में दिखाए थे, बाईं तरफ फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये भी बाईं तरफ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी बाईं तरफ है अवतल दर्पण में। इसलिए R का वैल्यू भी जो होता है वह नेगेटिव है। तो ये चार डिस्टेंस के बारे में आप लोग याद रखेंगे अवतल दर्पण में। और ये जो है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में उसके बाद जो है आप लोगों को मिरर फार्मूला जो है प्रूफ करने में ये काम आएगा। मिरर फार्मूला जब आप लोग प्रूफ करेंगे उस
समय इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे। अभी जस्ट आप लोग का मिरर फार्मूला हम लोग प्रूफ करेंगे। तो आइए आप लोग मिरर फार्मूला में देखेंगे मिरर फार्मूला प्रूफ कैसे होगा। अब उत्तल दर्पण का U का मान ये भी नेगेटिव होगा। उत्तल दर्पण में भी U का मान नेगेटिव होता है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के नियम में आपको बताया गया है कोई भी दर्पण हो वस्तु हमेशा बाईं तरफ होगा। V का मान जो है पॉजिटिव होता है, तो उत्तल दर्पण में V का मान पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसके हर स्थिति में उत्तल दर्पण के हर स्थिति में प्रतिबिंब हमेशा दाईं तरफ बनता है, इसलिए इसका काल्पनिक सीधा आभासी प्रतिबिंब होती है तो ये पॉजिटिव में लिया जाता है, अर्थात ये वर्चुअल इमेज बनाता है। तो आप लोग बुक में भी जो है से हेल्प लेंगे, बुक से भी, बुक में भी देखेंगे फिगर इसका। उत्तल दर्पण में आप लोग को दिखाई पड़ेगा 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन में ये प्रतिबिंब हमेशा वर्चुअल बना है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी आपको आता है कि उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनती है। 3 ऑप्शन रहेगा, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, दोनों प्रतिबिंब में से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखेंगे हमेशा जो है उत्तल दर्पण में काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब फोकस दूरी पर विचार करेंगे तो फोकस दूरी जो होता है उत्तल दर्पण का दाईं तरफ होता है, इसलिए ये भी पॉजिटिव में होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव में होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर भी प्लस में होता है। तो ये चिन्ह परिपाटी का नियम आप लोग याद रखेंगे। चिन्ह परिपाटी के नियम से आपको फायदा ये होगा कि ये 3 नंबर में भी पूछता है दर्पण के चिन्ह परिपाटी के नियम को लिखें, तो दर्पण के चिन्ह परिपाटी के नियम को आप लोग लिखेंगे या फिगर भी बना देंगे। और उसके बाद इससे दूसरा फायदा होगा कि दर्पण के चिन्ह परिपाटी के नियम से ही आप मिरर फार्मूला जो है प्रूफ कर पाएंगे। उसके बाद तीसरा फायदा आपको यह होगा दर्पण के चिन्ह परिपाटी के नियम से न्यूमेरिकल्स जो है इसका फिजिक्स का मिरर का ये आप लोग बना पाएंगे। तो चलिए ये आप लोग देख लिए, इसको लिख भी लेंगे। और जो स्टूडेंट नहीं लिख पा रहे हैं या नहीं लिखते हैं वो इस वीडियो को YouTube चैनल पर भी आप जो है सो देख सकते हैं, उससे भी जो है सो लिख सकते हैं। और आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट जरूर करेंगे। तो आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला दर्पण सूत्र, सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि दर्पण सूत्र होता क्या है। तो दर्पण सूत्र है गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V और फोकस दूरी F के बीच के संबंध को दर्पण सूत्र कहा जाता है। तो ये आप लोग देखें, ये वस्तु दूरी U है, प्रतिबिंब दूरी V है और फोकस दूरी F है। इस तीनों के बीच में जो संबंध होते हैं उस तीनों के संबंध को दर्पण सूत्र कहा जाता है। और दर्पण सूत्र में आप लोग 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण सूत्र।
दर्पण सूत्र में वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f जो है, इस तीनों के बीच में जो संबंध है, इस संबंध का नाम है दर्पण सूत्र। आप लोग याद रखेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब एग्जाम में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी आपको दर्पण सूत्र से पूछता है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको इसी का मॉडिफाइड फार्मूला देगा। मॉडिफाइड फार्मूला देगा, ये v और u का आप लोग एलसीएम ले लोगे तो vu हो जाएगा। v यहाँ काटा तो u बचा, ये हो गया ऊपर, प्लस ये जो है सो u कटेगा तो v यहाँ आ जाएगा और यहाँ 1/f। तो दर्पण सूत्र जो है 1/f बराबर ये u प्लस v बाई vu, ये भी फार्मूला है। और दर्पण सूत्र का तीसरा फार्मूला है f इक्वल टू, f का वैल्यू निकालेंगे, इन्वर्स कर देंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, तो vu चल जाएगा ऊपर और u प्लस v चला जाएगा नीचे। तो ये मिरर फार्मूला का 3 रूप है। ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोगों को पूछता है, कैसे पूछता है, तो ये दिया रहेगा 1/f बराबर और यहाँ से ये u प्लस v को गायब कर देगा, यहाँ डॉट डॉट लगा देगा। तो ये आप लोग जो है सो याद रखेंगे, ऊपर क्या लगेगा v प्लस u भरेगा। तीसरा इसी का रूप है, इस प्रकार आपको f बराबर दे देगा और ये डॉट डॉट लगा देगा। तो f बराबर ऊपर क्या दे देंगे तो vu बाई u प्लस v। ये 3 फार्मूला जो हो गए आपके पास दर्पण सूत्र हो गए। तो ये दर्पण सूत्र जो है मिरर फार्मूला जो है, ये मिरर फार्मूला दोनों मिरर में होता है, यानी कि उत्तल दर्पण के लिए भी है और अवतल दर्पण के लिए भी है। तो चलिए अब इस मिरर फार्मूला से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 5 मार्क्स में आपको आएगा, मिरर फार्मूला को प्रूफ कीजिए। तो मिरर फार्मूला को प्रूफ करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो दोनों दर्पण में, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में, दोनों में अलग अलग होगा। तो मिरर फार्मूला को प्रूफ करना है आपको अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी। तो चलिए आप लोग ये देख लिए दर्पण सूत्र को। दर्पण सूत्र को हम लोग साबित करने जा रहे हैं। तो आइए इसके लिए क्वेश्चन आपको लगाना पड़ेगा। देखिए कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ पर 5 मार्क्स में पूछता है, अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f को साबित करें या सिद्ध करें। तो अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f को साबित करें। ये 5 मार्क्स में आप लोग को पूछता है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। और आइए इसको साबित करने के लिए पहले आप लोग को फिगर बनाना होगा अवतल दर्पण से रिलेटेड। तो देखिए इसका फिगर, और फिगर के बाद इसको प्रूफ हम लोग करेंगे। तो आइए इसके लिए सबसे पहले आपको जो है प्रिंसिपल एक्सिस लेना होगा। ये देखिए इस प्रकार आप एक प्रिंसिपल एक्सिस को गुजारेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस को गुजारने के बाद इसमें मिरर को ड्रॉ कीजिए। कौन सा मिरर लेंगे, कॉनकेव मिरर आप लोग का टॉपिक है, तो कॉनकेव मिरर पहले हम लोग चलेंगे। ये आपका है कॉनकेव मिरर। ये है कॉनकेव मिरर। और ये प्रिंसिपल एक्सिस जो इसके बीचों बीच गुजारा गया है, मिरर के बीचों बीच गुजारा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। और ये पोल जो है, ये पोल भी जो है मिरर के बीच में ही होगा, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग।
तो ये फिगर बनाने से पहले आप लोग जो है इस बात पर ध्यान रखेंगे, एक मिरर ड्रॉ करेंगे। मिरर ड्रॉ करने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस को बीचों बीच गुजारा जाएगा, ये पोल जो है ये बीच में होना चाहिए। अब इसके बाद जो है मेजरमेंट करके फोकस दूरी मेजरमेंट करके फोकस दूरी लेंगे आप लोग अपने अपने कॉपी में, और फोकस दूरी को मेजर कर लेंगे, और फोकस दूरी जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा जो है सो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो फिगर बनाने से पहले आप लोग यहाँ देख लो, ये हो गया फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये है फोकस दूरी और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर रखा जाता है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में जो है ये ऑब्जेक्ट को रखेंगे, और इससे जो है एक रे ऑफ लाइट को गुजारा जाएगा। ये रे ऑफ लाइट जाएगा, फर्स्ट रे ऑफ लाइट मिरर के सामने, मिरर के सरफेस पर जाने के बाद ये रिफ्लेक्टेड होकर के फोकस से होकर गुजरेगा। तो इस प्रकार आप लोग फिगर बनाने का भी देखिए ध्यान से, फिगर ड्रॉ करने का। ये जो है और फोकस से होकर जब गुजार लीजिएगा तो दूसरा रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजारिए। ऑब्जेक्ट से एक दूसरा रे निकालेंगे, तो ऑब्जेक्ट से एक दूसरा रे निकाला और ये ऑब्जेक्ट से एक दूसरा रे निकला, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जब गया तो ये मिरर से रिफ्लेक्टेड होने पर फिर उसी डायरेक्शन में, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गुजर गया। तो अब ये फर्स्ट रे और सेकेंड रे जिस पॉइंट पर कटता है वहीं एक प्रतिबिंब बनेगा, और यहां पर जो है आप लोग एक इमेज फॉर्मेशन करेंगे। ये हो गया इमेज। अब यहां एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, इस सरफेस से नीचे एक परपेंडिकुलर लेंगे। अब इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये इमेज बना आपका ए डैश बी डैश, ये उल्टा बना, ये दिखाई पड़ रहा है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। यहां डी पॉइंट मान लीजिए, यहां एम पॉइंट मान लीजिए। तो आप लोग ये फिगर जो है सो मिरर फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए बनाएंगे, और मिरर फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए ये फिगर जब बनाएंगे तो इसका लैंग्वेज भी आप लोग को लिखना होगा। लैंग्वेज क्या लिखेंगे तो इसको ध्यान से आप लोग सुनिए, फिगर देख करके लिख सकते हैं। फिगर देख करके लिखना है, इसमें लिखेंगे हम लोग सबसे पहले एक अवतल दर्पण एम डैश लेते हैं, इससे होकर एक प्रधान अक्ष को गुजारा जाता है, और इस दर्पण का ध्रुव P, फोकस F और सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। एक वस्तु को दर्पण के वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाता है, और ये वस्तु जब रख देंगे तो इस वस्तु से पहला प्रकाश की किरण निकाल करके D बिंदु पर जाती है, और D बिंदु से फिर रिफ्लेक्टेड होकर के F से होकर के चली आती है।
मतलब गुजरती है, और F से होकर गुजरती है। दूसरा प्रकाश की किरण B बिंदु से निकलकर C यानी कि वक्रता केंद्र से होते हुए जाता है और दर्पण से रिफ्लेक्टेड होकर के फिर उसी वक्रता केंद्र की तरफ जो है लौट जाता है। और ये दोनों प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर जाकर के मिलता है या कटता है वहीं इसका जो है प्रतिबिंब बनता है। और ये प्रतिबिंब कैसा है तो आप लोग भी देख सकते हैं, ये वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है और उल्टा प्रतिबिंब है। यानी कि इस कंडीशन में प्रतिबिंब का प्रकृति क्या है, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा। और कहाँ बनता है तो इस प्रतिबिंब का स्थान है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। इस चीज को आप लोग जो है सो गौर से देखेंगे फिगर में, लेकिन इसका लैंग्वेज लिखना होगा। तो जो मैंने बोल दिया उसी लैंग्वेज को आप लोग भी लिख सकते हैं, तो लिखिए इसका लैंग्वेज। सबसे पहले एम डैश एक अवतल दर्पण लेते हैं और दर्पण से होकर एक प्रधान अक्ष को गुजारते हैं, प्रधान अक्ष को गुजारते हैं और दर्पण का ध्रुव P फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। अब हमने एक वस्तु को दर्पण के सामने वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में स्थित करते हैं। वस्तु से पहला प्रकाश की किरण दर्पण के D बिंदु पर जाती है और परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाती है। इसके फलस्वरूप वास्तविक उल्टा वस्तु से
वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनती। तो ये जो है आप लोगों का लैंग्वेज है दर्पण सूत्र को प्रूफ करने के लिए, और दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए ये लैंग्वेज आपको चाहिए। एक बार और से सवाल में देख लीजिए, और ये लैंग्वेज आप लोग फिगर के बाद लिखेंगे। अब इसके बाद कुछ मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन है, तो उस मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन को इसके आगे हम लोग ले चलते हैं। तो ये आप लोग लैंग्वेज लिख लेंगे। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो देखिए इसके आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है। सर्वांग समता के नियम से सर्वांग समता के नियम से दो त्रिभुज में जाएंगे हम लोग। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ये आएंगे B'A'C में। सर्वांग समता के नियम से ये दो त्रिभुज आप लोगों को देखना है, गौर से देखिए। ABC B'A'C ये दो त्रिभुज में आएंगे, और इस दो त्रिभुज में एक फार्मूला आप लोग का सर्वांग समता का नियम का लगेगा। लंब बाय लंब बराबर आधार बाय आधार, दैट इज परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस बाय बेस। अब इसमें आप लोग ये ABC ट्रायंगल में सबसे पहले ये देख रहे हैं ABC ट्रायंगल यहां तक है, इसमें सबसे पहले परपेंडिकुलर लेंगे। तो इसका परपेंडिकुलर ये है AB, और ये B'A'C में इसका परपेंडिकुलर ये है A'B इक्वल टू ये बेस लेंगे इसका। तो ABC ट्रायंगल में बेस हो जाएगा AC, और इस ट्रायंगल में बेस लेंगे तो A'C। तो ये AC बाय A'C इक्वेशन फर्स्ट। अब त्रिभुज दूसरा में चलिए, यहां दूसरा त्रिभुज है मतलब B'Af तथा त्रिभुज ये वाला जो बन रहा है FND। ये दो त्रिभुज में आप देखेंगे सर्वांग समता का यही नियम लगाएंगे। इसमें लंब बाय लंब बराबर आधार बाय आधार। तो सबसे पहले इसका लंब देखेंगे, तो ये छोटा सा त्रिभुज है B'Af, इसमें लंब है A'B। तो ये लंब ले लेंगे A'B बाय ये वाला देखेंगे इस त्रिभुज में लंब है DM या MD। लंब बाय लंब इक्वल टू आधार बाय आधार। तो ये त्रिभुज का आधार लेंगे तो A'F, ये है A'F, अब बाय ये आधार हो गया FM। अब यहां पर आप लोग
अब देखिए ए डैश बी डैश तो है और ये डी है, ये जो डी है जो देख रहे हैं लंब, इस लंब के बराबर है, ए बी के बराबर है, इसलिए यहां पर लिखना होगा ये लंब डी एन बराबर ए बी, डी एन बराबर ए बी, तो ये डी एन के जगह पर रखेंगे ए बी, ए डैश एफ ये है और एफ एन, ये एफ एन जो है ये लंब, ये एफ एन जब इसका द्वारक छोटा कर दिया जाता है, इसका द्वारक छोटा होने पर ये एन बिंदु पी बिंदु की तरफ चली जाती है, यानी कि एन बिंदु पी बिंदु के स्थान पर चल जाता है द्वारक छोटा होने पर, तो ये एफ एन जो है एफ पी के बराबर यानी कि पी एफ के बराबर होगा। यानी ये कंडीशन कब होगा, तो द्वारक छोटा होने पर, द्वारक छोटा होने पर ये कंडीशन आएगा एफ एन बराबर पी एफ, तो ये वाला पी एफ यहां रखेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। तो ये आप लोग जो है सो दो ठो ट्रायंगल में दो ठो इक्वेशन तैयार कर लिए। इस वीडियो को आप लोग आराम से देख रहे हैं और इसको लिख भी लेंगे, और जो स्टूडेंट नहीं लिख रहे हैं वो YouTube चैनल पर फिर इसको जो है सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं अगला स्टेप में। तो ये दो इक्वेशन निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, इसको जरा गौर से देखिए। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को गुणा करने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को गुणा कीजिएगा, तो गुणा करने पर लेफ्ट वाला को लेफ्ट साइड, राइट वाला को राइट साइड गुणा कीजिए। ये ए बी बटा ए डैश बी डैश क्रॉस ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर, इसको गुणा कीजिएगा ए सी बटा ए डैश सी, ए क्रॉस ए डैश एफ बटा पी एफ। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये ए बी से ए बी आपका कट जाता है, ए डैश बी डैश भी कट गया, इस साइड आपको बचेगा 1 और इस साइड बचेगा ए सी बटा ए डैश सी क्रॉस ए डैश एफ बाय पी एफ। इक्वेशन थर्ड करेंगे। इसके बाद आप चित्रानुसार चित्र के अनुसार आप इस सब का वैल्यू निकालिए। AC इक्वल टू, अब फिगर में देखिए AC कहाँ है, A से C पॉइंट निकालना है, तो ये A से C पॉइंट है। अब दर्पण के चित्र पाटी नियम में एक बात ये भी आप लोग को ध्यान से देखना है कि दर्पण का जो भी दूरियां मापा जाता है, बताएं थे आप लोग को मुख्य अक्ष से मापा जाता है, मतलब मुख्य अक्ष से बाईं ओर, मुख्य अक्ष से दाईं ओर, मुख्य अक्ष से ऊपर, मुख्य अक्ष से नीचे जाना है आपको। तो दर्पण से जो भी दूरियां मापा जाएगा वह इसमें वस्तु दूरी हो, प्रतिबिंब दूरी हो, दर्पण के ध्रुव से ही मापना है। तो ध्रुव से मापेंगे तो यहाँ ध्रुव है P बिंदु पर और हमको चाहिए AC पॉइंट की दूरी क्या है ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए ध्रुव से दूरी पहले एक बार नाप लेंगे A तक, मतलब P से लेकर के A तक पहले PA और माइनस यहाँ P से लेकर के C तक ये हो गया PC, ये माइनस कर देंगे, यानी कि टोटल दूरी ध्रुव से लेकर के A तक नाप लिए एक बार, और फिर उसके बाद P से C तक माप करके काट देंगे, माइनस कर देंगे, जितना दूरी आपके पास आ जाएगा। तो ये दूरी आ गया PA। A बिंदु पर क्या रखा गया है, तभी जस्ट आपने देखा था A डैश B डैश वस्तु रखा गया है, तो A डैश B डैश वस्तु है तो मतलब वस्तु दूरी हुआ। अब वस्तु दूरी जब हुआ तो दर्पण के सामने बाईं तरफ वस्तु दूरी रखा गया है, तो वस्तु दूरी को U से डिनोट करते हैं, और U से जब डिनोट करते हैं तो U जो होता है माइनस में होता है। तो ये PA, P से लेकर के A तक की दूरी वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी माइनस में होगा। अब माइनस इसका है PC क्या है,
तो PC बराबर P और C तो आप लोग जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वक्रता केंद्र है, और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो वक्र त्रिज्या कहते हैं। वक्र त्रिज्या को क्या चीज से डिनोट करते हैं? तो कैपिटल R से डिनोट कीजिए या स्मॉल r से डिनोट कीजिए। तो यानी कि कैपिटल R से डिनोट करेंगे वक्र त्रिज्या को, और ये भी दर्पण के सामने बाईं तरफ है, तो इसकी दूरी क्या होगा चिन्ह परिपाटी के नियम से? तो बाईं तरफ सभी दूरी होता है माइनस में, हमेशा याद रखेंगे। तो दर्पण के बाईं तरफ की दूरी माइनस में होगा, तो यानी कि माइनस r हो गया, ये हो गया माइनस, ये हुआ माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस r बराबर। तो कल पिछले क्लास में आप लोग जो है r बराबर एक फार्मूला हमने तैयार किया था, r बराबर फार्मूला में जो है आप लोग प्रूफ किया था 2f होता है। r बराबर फार्मूला क्या होता है? 2f, इसको सिद्ध किए थे। तो यानी माइनस माइनस प्लस r की जगह पर रखेंगे 2f, ये ac का वैल्यू निकल करके तैयार हो गया। अब ये AC जब हो गया तो अब दूसरा यहाँ से चारों का वैल्यू निकालना है, यहाँ से आप निकालेंगे AC का वैल्यू निकाल लिया, अब A डैश B डैश का निकालना है। तो अब A डैश C का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो A डैश C यहाँ फिगर में देखेंगे A डैश C निकालने के लिए पहले ध्रुव से दूरी मापेंगे C तक, PC, ये हो जाएगा PC। अब माइनस कट कर देंगे P से लेकर के A डैश की दूरी, तो ये हो जाएगा PA डैश। ये PC बराबर क्या निकला था? तो यहाँ से ऊपर से देखिए PC बराबर निकला है 2f, तो यानी कि PC के जगह पर आप क्या रखेंगे? 2f, और माइनस PA डैश, PA डैश, A डैश B डैश क्या है? तो A डैश B डैश आप लोग को बताए थे प्रतिबिंब है, और ये प्रतिबिंब जब है एक डैश बिंदु पर, ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलते हैं? तो प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं। अब प्रतिबिंब दूरी को क्या चीज से डिनोट करते हैं? तो प्रतिबिंब दूरी को जो है V से डिनोट करते हैं, और प्रतिबिंब दूरी को V से जब आप डिनोट करते हैं तो यानी V क्या होगा? प्लस में कि माइनस में? तो ये जो है दर्पण के बाईं तरफ है, इसलिए होगा ये माइनस में। तो ये जो है सो V प्रतिबिंब दूरी माइनस में होगा, यहाँ माइनस लिख देंगे, ये हो जाएगा 2f, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस V। अब इसके बाद जो है A डैश F, A डैश F, A डैश F का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ वैल्यू है A डैश F, A डैश का F का वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो ये P से लेकर के A डैश पहले टोटल दूरी माप लेंगे, PA डैश, अब माइनस P से लेकर के A डैश की दूरी तब निकालिए, तो P, और उसके बाद जो है P और ये आ गया F, तो ये हो गया PF, ये काट देंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा PF। अब यानी देखिए यहाँ P से A डैश की दूरी को क्या लिखे थे? तो PA डैश है V, तो यानी कि यहाँ लिखेंगे V प्रतिबिंब दूरी है, माइनस PF, P और F, ये F क्या है? फोकस है। तो फोकस है तो ध्रुव से लेकर के फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। और फोकस दूरी को क्या चीज से डिनोट करते हैं? स्मॉल f से, और स्मॉल f का मान जो है माइनस में होगा या प्लस में होगा, तो ये बाईं तरफ है, तो हमेशा याद रखिए माइनस में होगा। तो यानी कि यहाँ पर देंगे माइनस f, तो ये हो जाएगा आपके पास V प्लस माइनस माइनस प्लस f। अब इसके बाद आप एक और वैल्यू निकालना होगा। देखिए एक और वैल्यू क्या है? एक और वैल्यू आपके पास है ये PF। तो PF बराबर आपको निकालना हो, तो PF बराबर आप क्या करेंगे? तो यानी फिगर में देखिए PF, तो PF बराबर आपके पास होगा, F क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी है तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। स्मॉल f माइनस में होगा क्योंकि ये बाईं तरफ है, तो PF बराबर हो गया माइनस f। तो इस इक्वेशन थर्ड में से ये चारों पार्ट्स आपका निकल गया। अब इसमें आप जो है वैल्यू ये सभी का रख दीजिए। तो अब इस सभी को वैल्यू रखेगा तो लिखेंगे यहाँ अब समीकरण 3 से। तो अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 में चलिए, ये 3 आपके सामने रखा हुआ है, ये समीकरण यहाँ पर लिख दीजिएगा 1 इक्वल टू AC बाई A डैश C क्रॉस ये हो जाएगा A डैश F बाई PF। अब इसके बाद आप चलेंगे तो इसमें सभी का वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया 1 AC का वैल्यू, AC का वैल्यू यहाँ निकाले हुए हैं -u प्लस 2f। उसके बाद A डैश C का वैल्यू, A डैश C का वैल्यू हो गया 2f प्लस में भी।
क्रॉस ए डैश एफ का वैल्यू, तो ए डैश एफ का वैल्यू है v प्लस एफ, पी एफ का वैल्यू माइनस एफ। ये सभी वैल्यू जब आप पुट कर दिए तो अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आइए देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस यू को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यू v, माइनस यू को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यू f, 2f से v को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2fv, और 2f को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f स्क्वायर। फिर नीचे ये मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस f से, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस हो जाएगा 2f स्क्वायर। उसके बाद इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा आपके पास ये vf। अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए क्रॉस फंक्शन, तो क्रॉस फंक्शन करेंगे तो माइनस यू वी माइनस यू एफ प्लस 2fv प्लस 2f स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2f स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा v। अब यहाँ पर वैल्यू जो है चेक कीजिए एक बार, a डैश c का वैल्यू, a डैश c का वैल्यू निकालेंगे तो a डैश c का वैल्यू, a डैश c पहले p से c हो गया, ये pc और माइनस pa डैश, तो pc का वैल्यू हो जाएगा pc, तो pc का वैल्यू हो जाएगा r, ये माइनस में हो जाएगा r और माइनस, और इसके बाद ये हो जाएगा आपका pa डैश, a डैश तो प्रतिबिंब में है तो pa डैश हो जाएगा प्रतिबिंब के दूरी माइनस में, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस r बराबर 2f और माइनस माइनस प्लस v। इसका मतलब है यहाँ माइनस आपका छूट गया, माइनस 2f प्लस v, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस vf। अब यहाँ आपके पास मल्टीप्लाई किए तो 2f स्क्वायर माइनस vf। अब इसके बाद 2f स्क्वायर ये आपका कट जाएगा, 2f स्क्वायर कट गया। अब एक साइड रखिए सबको, माइनस यू भी माइनस यू एफ प्लस 2fv, और ये हो गया माइनस vf। अब ये तो हो गया माइनस में vf इक्वल टू 0, ये हो गया माइनस यू भी माइनस यू एफ 2vf, तो 2vf आपके पास हो जाएंगे, 2vf में से एगो vf जाएगा तो एगो vf आपके पास बचेगा इक्वल टू 0। अब सभी पदों को uvf से भाग देंगे, सभी पदों को uvf से जब भाग दीजिएगा तो भाग देने पर आपके पास आएगा माइनस uvf माइनस uvf प्लस vf uvf को जो है सो काटेंगे। अब uvf को जो है यहाँ काटेंगे तो इसमें देखेंगे आप uv को काट लीजिए, uf को काट लीजिए, vf को काट लीजिए। अब इसको उस पार ले जाइए तो -1/f प्लस में आ जाएगा, और इसको उस पार ले जाइएगा तो 1/v प्लस इसको उस पार ले जाइएगा तो 1/u। ये दर्पण सूत्र आपके पास आएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये दर्पण सूत्र था। 5 नंबर में आप लोगों को ये पूछता है दर्पण सूत्र, और इसको आप लोग तैयार कर लेंगे अवतल दर्पण के लिए। कल हम लोग दर्पण सूत्र साबित करेंगे, फिर उत्तल दर्पण के लिए।
तो आज क्लास फिजिक्स का यहीं पर आप लोग संपन्न करेंगे और ये वीडियो आप लोग को यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेंगे। आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, एडवाइस जरूर करेंगे और कुछ ही देर के बाद आप लोग फिर हिंदी का क्लास करेंगे। तो आज क्लास यहीं पर फिजिक्स का संपन्न कीजिए। थैंक्स फॉर ऑल।